हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मालती अपनी समधन सुजाता से कहती है, बहन जी अब तो शादी भी हो गई है मेरा बेटा और आपकी बेटी की। गांव में भी कई दिन रह लिए हम, अब मुझे यही लगता है कि हमें जाना चाहिए गांव से। आदत भी तो नहीं है गांव की। आप सही कह रही हो बहन जी। अब मैं आपको रोकूं भी तो किस मुंह से रोकूं? आप समधन हो, मेरी बेटी आपकी बहू बन गई है, अब आप ही उसके घर वाली हैं। बस मैं तो इतना ही कहूँगी कि आप मेरी बेटी का ध्यान रखिएगा। कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। ये भी कोई कहने की बात है क्या? आपकी बेटी मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी ही है। मालती अपनी समधन से मिलती है और उसके बाद अपनी बेटी बहू के साथ शहर में वापस अपने घर आ जाती है। कई दिनों बाद आए थे घर पर, इसीलिए काफी धूल हो गई थी घर में। ये देखकर मालती की बहू अपर्णा बोलती है, माँ जी घर में बहुत धूल हो गई है। मैं क्या कह रही हूँ माँ जी, आप थोड़ी देर बाहर जाइए, मैं अभी झटपट से घर की सफाई कर देती हूँ। ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस कुछ देर की बात है। बहू तेरा ही घर है, तुझे ही संवारना है इसे। हम बाहर जा रहे हैं, तब तक तू काम कर ले। अपर्णा अभी अपने ससुराल में आई ही थी कि उसके अपने ससुराल को बहुत अच्छे से उसने संभाल लिया था। धीरे धीरे मालती को भी अपर्णा काफी ज्यादा अच्छी लगने लगी थी। एक सुबह अपर्णा रसोई में खाना बनाने जाती है, लेकिन वो देखती है कि रात की बची रोटी वहीं रखी है। ये देखकर अपर्णा उन बची रोटियों को ही खाना बना देती है। और कुछ ही देर बाद जब मालती और उसका बेटा मयंक दोनों खाना खाने आते हैं तो मयंक कहता है, वाह क्या खाना बनाया है। पक्का ये खाना तो माँ ने ही बनाया होगा, क्यों माँ? हाँ, जब से बीवी जो आई है मेरे हाथ का खाना कहाँ ही पसंद आएगा तुझे। हर वक्त तो कोई न कोई कमी ही निकालता रहता है ना। नहीं माँ, आप गलत समझ रही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो वाकई खाना बहुत अच्छा बना है, तभी बोल रहा हूँ। तेरी बात तो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगी, लेकिन ये बात तो पक्का सही बोल रहा है कि बहू ने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। वैसे बहू तूने बनाया क्या है? मैंने ये पहले तो कभी नहीं खाया। माँ जी ये रात की बची रोटी से बनाया है। रात की रोटी को तवे पर सेक दिया, टुकड़े करके, और फिर उसमें सब्जियाँ डाल दी। मैं तो ऐसे ही करती थी जब भी खाना बच जाता था। बहू अभी हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए कि हमें रात का बचा हुआ खाना खाना पड़ेगा। लेकिन माँ इसमें बुराई की क्या बात है? इतना तो अच्छा लग रहा है। और अपनी बहू का जुगाड़ तो देखो, स्वाद, स्वास्थ्य और नुकसान भी नहीं किया। अब आप बताओ कितनी जुगाड़ू है आपकी ये नई बहू। लेकिन जुगाड़ की जरूरत उन लोगों को होती है जिन्हें किसी चीज की कमी हो, लेकिन हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो हम क्यों इसके जुगाड़ के भरोसे रहे? माँ जी जुगाड़ बस गरीबी या जहाँ कोई कमी हो वही नहीं किया जाता है, बल्कि जुगाड़ तो कहीं भी हो सकता है। अब आप ही बताओ, जुगाड़ की वजह से आपने कोई नई चीज सीखी ना? बहू अगर यही नई चीजें मुझे सीखनी है तो इससे अच्छा मैं पुरानी में ही खुश हूँ। मालती अपर्णा को काफी सुनाती है और उसे मना भी करती है जुगाड़ करने से, लेकिन फिर भी अपर्णा कहीं ना कहीं छोटा मोटा जुगाड़ तो करती ही रहती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और अपर्णा का जुगाड़ यूं ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद अपर्णा पोछा लगा रही थी, लेकिन वो देखती है कि पोछा फट चुका है। ये देखकर अपर्णा खुद से कहती है, अब इस फटे पोछे से अगर मैं पोछा लगाने लगी तब तो हो गया। इससे अच्छा एक काम करती हूँ, कल मयंक जी जिस टी शर्ट की बात कर रहे थे ना कि फेंकनी है, मैं उसे ही पोछा बना देती हूँ। अपर्णा इतना बोलकर उस टी शर्ट का पोछा बना देती है और उसे ही इस्तेमाल करती है। अपर्णा के जुगाड़ तो अब मोहल्ले में भी काफी ज्यादा चर्चे में आने लगे थे। ऐसे ही कई दिन हो जाते हैं। एक दिन मयंक अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी मयंक की नजर अपनी जीन्स पर पड़ती है जो कि फटी हुई थी। ये देखकर मयंक अपर्णा को बुलाता है और उससे कहता है, अपर्णा मेरी ये जीन्स कैसे फट गई? बाहर गई घूमने के लिए, मैंने इस जीन्स को खास संभाल कर रखा था, और आज जब घूमने जा रहा हूँ तो ये जीन्स फटी हुई है। देखिए मैं तो आपकी जीन्स पहनती नहीं हूँ जो मैं फाड़ दूँ, लेकिन क्या पता चूहे ने कुतर दी हो, क्योंकि देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि चूहे ने ही कुतरा है। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मुझे बस ये बताओ कि अब मैं इस जीन्स का क्या करूँ? मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं अभी इसका कुछ जुगाड़ करती हूँ। अपर्णा इतना बोलकर अलमारी से एक स्टाइल का स्वेटर निकालती है, मयंक के जीन्स पर लगाकर रफू कर देती है। रफू करने के बाद वो जीन्स मयंक को देती है, जिसे देखकर मयंक काफी ज्यादा खुश होता है और अपर्णा को गले से लगाकर बोलता है, वाह अपर्णा, सच में तुम तो कमाल हो।
तुम्हारे हाथ में आकर तो बेकार से बेकार चीज भी काम में आ जाती है। थैंक यू, आज तुमने मुझे बचा लिया और इस जीन्स को एक नया लुक भी दे दिया। अरे अब तक तो बड़ा बोल रहे थे कि आपको जाना है, और अब जब आपकी जीन्स ठीक हो गई है तो बातें करने लगे। अब आपको जाना नहीं है क्या? अपर्णा के जुगाड़ से मयंक बहुत खुश हो जाता है और फिर अपने दोस्तों के साथ वहीं से घूमने चला जाता है। अपर्णा काफी जुगाड़ किया करती थी, लेकिन यही चीज अपर्णा की सास मालती को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसकी सास का तो बस यही मानना था कि वो अमीर है तो उन्हें किसी जुगाड़ की कोई जरूरत नहीं है। कई दिनों बाद अपर्णा सब्जियां लेने गई थी, तभी वहीं अपर्णा की पड़ोसन रमा मिलती है। रमा की सब्जियों का थैला फट गया था। रमा अपर्णा से मदद मांगते हुए कहती है, अरे मालती की बहू, जरा मेरी मदद कर दे, मेरी सब्जियों का थैला फट गया है। अरे आंटी जी, आपका थैला कैसे फट गया? इतनी सारी सब्जियां छोटे से थैले में रखोगी तब तो फट ही जाएगा ना। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ तो चिंता किस बात की। लेकिन तू बहू इस फटे हुए थैले का करेगी क्या? आंटी जी मैं हूँ ना यही, तो आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं करती हूँ अभी कुछ। अपर्णा इतना बोलकर थैले को एक तार की मदद से बांध देती है, जिससे अब वो ना ही टूटे और ना ही फटे, और एक जगह पर प्लास्टिक की पन्नी लगा देती है। ये देखकर रमा बहुत खुश होती है और कहती है, बहू तू तो बहुत ही जुगाड़ू है। ये जुगाड़ तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा जुगाड़ तो बस तेरे ही दिमाग में आ सकता है। मालती की तो किस्मत ही खुल गई तेरी जैसी बहू पाकर। क्या आंटी जी आप भी ना, अरे जो काम जुगाड़ से हो सकता है उसके लिए 4 पैसे क्यों लगाने। अभी आपको एक नया थैला खरीदना पड़ता, और देखो मेरे जुगाड़ से अब आप आराम से थैले में सब्जियां लेकर घर जा सकती हो, वो भी बिना किसी डर के। रमा को अपर्णा बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है और वो उसकी काफी ज्यादा तारीफ भी करती है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। जब कोई अपर्णा के जुगाड़ की तारीफ करता, तभी मालती उसे काफी सुनाती। एक दिन जब रमा मालती से उसकी बहू के जुगाड़ की तारीफ कर रही थी, तो मालती गुस्से में घर आती है और अपर्णा पर चिल्लाते हुए कहती है, बहू तुझे कितनी बार कहा है, मैंने ये जुगाड़ मत किया कर। पूरा मोहल्ला मुझे मालती नहीं बल्कि जुगाड़ू बहू की सास के नाम से जानता है। ये सब सुनना तुझे अच्छा लगता है क्या? माँ जी लेकिन बुराई ही क्या है जुगाड़ करने में? मैं किसी का बुरा थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो बस मदद ही करती हूँ, लेकिन फिर भी आप इतना सुनाती हो। बहू आज तेरी वजह से मेरा नाम खराब हो रहा है। मालती अपर्णा पर बहुत गुस्सा करने लगती है और चिल्लाने की वजह से ही उसे काफी ज्यादा खांसी होने लगती है और सांस लेने में भी परेशानी होती है। मालती अटकते हुए अपर्णा से कहती है, बहू। मालती बोल ही रही थी कि तभी अपर्णा भागते हुए रसोई में जाती है और हल्का गुनगुना पानी लेकर आती है और अपनी सास को पहले पानी से भाप लगवाती है, फिर नमक वाला गर्म पानी पिलाती है, जिसे पीने के बाद मालती ठीक महसूस करती है और बोलती है, बहू ये भी तेरा कोई जुगाड़ है क्या? जी माँ जी, ये मैंने कई लोगों को देखा है, उन्हें दिक्कत हो जाती है तो ये जुगाड़ सबसे बढ़िया है। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे हमेशा ही जुगाड़ करने के लिए सुनाया है। मालती को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू से माफी भी मांगती है। उसके बाद कभी भी अपनी बहू को जुगाड़ के लिए नहीं सुनाती। नीतू एक बेहद ही सुंदर औरत थी और वो रात के समय एक आदमी के साथ उसके घर जाती है, जहां वो अजनबी आदमी उसकी इज्जत को शर्मसार कर देता है और अगली सुबह वो कार में बैठकर अपने घर आने लगती है। तभी उसको एक औरत दिखाई पड़ती है। उस औरत के पास कुछ चिड़िया थी और चिड़िया पिंजरे में बंद थी। उनको बंद देख नीतू ड्राइवर को कार रोकने को कहती है और उस औरत के पास जाती है। ये चिड़ियाएं कैसी दी हैं और इनको पिंजरे में क्यों बंद किया है? बहन, मजबूरी का नाम सुना है? जब इंसान मजबूर हो जाता है तो वो इंसान अपनी मजबूरी खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकता है। वैसे एक चिड़िया 50 की है, मुझे सारी दे दो। वो औरत उसको सारी चिड़िया दे देती है। अब क्या था, नीतू उन चिड़ियों को खरीदने के बाद पिंजरे से आजाद करके उड़ा देती है और अपनी कार में बैठकर अपने घर जाने लगती है। जाते जाते वो अपने जीवन के बारे में सोचती है। मीनाक्षी अपनी सौतेली माँ नीतू और अपने पिता रघु के साथ रहा करती थी। नीतू अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन मीनाक्षी अपनी माँ से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। और वो ऐसे ही एक दिन, पापा मैं कॉलेज जा रही हूँ, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? हाँ मेरा बच्चा, मैं वहीं से जाऊंगा तो तुझे तेरे कॉलेज भी छोड़ दूंगा।
हाँ तो अब चलिए ना, लेट हो रहा है पापा। बच्चे, नाश्ता तो तुमने किया ही नहीं। नहीं करना मुझे। इस घर में नाश्ता तो क्या, सुकून से कुछ भी नहीं खाया जाता है। मैं अपने घर में रात को शांति से सो जाती हूँ, वही बहुत बड़ी बात है। आप चलेंगे या मैं अकेले ही जाऊँ? मीनाक्षी, ये अपने पापा से कैसे बातें कर रही हो तुम? तुम्हें तमीज नहीं है कि अपने पापा से किस तरह बात करते हैं? वो तुमसे बड़े हैं। बच्चे, तुम ऐसे नहीं बोल सकते उनको। रहने दो नीतू, बच्ची है, समझ जाएगी। पापा आप तो बस ही कीजिए। मेरे सामने ज्यादा ही हिमायत लेने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप लोग मेरे पीठ पीछे क्या सोचते हैं। और तुम मुझे तमीज मत सिखाओ। दूसरों को घर बर्बाद करने वाली अब मुझे तमीज सिखाएगी? मीनाक्षी, ये क्या बोल रही हो तुम? और नहीं तो क्या, गलत बोल रही हूँ मैं। जो दूसरों का घर बर्बाद कर सकती है, वो कभी किसी को कुछ नहीं सिखा सकती है। मैं आपके साथ कितनी खुशी के साथ रह रही थी, लेकिन जब से ये औरत आई है तब से मेरा जीना हराम हो चुका है। पिछले 7 सालों में मैं घुट घुट कर रह रही हूँ पिताजी। बस मीनाक्षी, बहुत हो गया। अब ज्यादा बदतमीजी नहीं करना, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बेटी हो और इसने तुम्हारा क्या जीना हराम कर दिया। ये तुम्हें अपनी बेटी मानती है तो इसमें इसकी क्या गलती? हाँ, माना कि इसने तुम्हें अपनी कोख से नहीं जन्मा, लेकिन माँ ये भी है। अपने पापा को इतने गुस्से में देखकर मीनाक्षी कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है और अपने कॉलेज में जाकर पढ़ाई करने लगती है। और जब उसकी क्लास खत्म होती है तब वो कैंटीन में जाकर बैठ जाती है और अपने घर में हुए कलेश के बारे में सोचने लगती है। मीनाक्षी को परेशान देख उसके पास उसका एक दोस्त विवेक आता है और उससे बोलता है, क्या हुआ मीनाक्षी, तुम इतने गुस्से में और साथ ही परेशान भी नजर आ रही हो? क्या बताऊं विवेक, मैं तो अपनी माँ से ही दुखी हो रखी हूँ। अरे पता नहीं कौन सा काला जादू कर दिया है उसने मेरे पापा पर। तुम्हें पता है मेरे पापा तो उसके गुण गाते रहते हैं। ओफो यार, आज तो फिर अपनी माँ से परेशान है। अरे यार ठीक है, वो अब दोनों हस्बैंड वाइफ है। तुम दोनों का फर्ज बनता है कि एक दूसरे को समझे। और वो तेरे पापा की पत्नी और तेरी माँ भी है मीनाक्षी। नहीं, कभी नहीं। वो मेरे पिता की पत्नी तो कभी नहीं हो सकती और ना ही वो मेरी माँ है। लेकिन सच तो यही है ना मीनाक्षी? लेकिन एक सच और है कि मैं उस औरत को अपनी माँ कभी नहीं मान सकती हूँ और ये सच कोई भी नहीं बदल सकता। बस करो, शांत हो जाओ मीनाक्षी। अब क्या था, विवेक उसको रोने के लिए अपना कंधा दे देता है और ऐसे ही समय गुजरता है। देखते ही देखते 3 महीने गुजर जाते हैं। तो वहीं अब रघु भी बीमार रहने लगता है। रघु की बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि अब उसके बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं थे। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, लेकिन फिर भी नीतू और मीनाक्षी रघु का इलाज करवाती हैं और उसके इलाज में अब नीतू का सब कुछ लुट जाता है, या यूं कहे कि नीतू की आने वाली जिंदगी पूरी तरह से तबाह होने वाली थी। कुछ समय बाद रघु का देहांत हो जाता है और अब मीनाक्षी अपनी माँ उर्फ सौतेली माँ से बेहद ही नफरत करने लगी थी। उसकी नफरत इतनी बढ़ गई थी कि उसकी नफरत की कोई भी हद नहीं थी। ऐसे ही एक दिन, मीनाक्षी बेटा, मैंने खाना बना दिया है, खाना खाकर चली जाओ। लगा दो। वो मीनाक्षी, मैं सोच रही थी कि कहीं बाहर जाकर काम करना शुरू कर दूं। क्यों? मेरे पापा ने जो पैसे इकट्ठे किए थे वो सारे चट कर गयी क्या, या पैसे कम पड़ रहे हैं? मीनाक्षी, सारे पैसे रघु के इलाज में लग गए और जो बचा था उससे मैंने तुम्हारे कॉलेज की फीस भर दी। ये क्या खाना है, सिर्फ दाल रोटी? अरे यार कुछ अच्छा तो बना लेती तुम। घर में कुछ खाने को नहीं है, जो है वो मैंने तुम्हें दिया है, इसलिए मैं तुमसे ये काम वाली बात कर रही थी। अरे यार जो करना है वो करो, बस मेरा दिमाग मत खाओ। मीनाक्षी बिना खाए ही वहाँ से चली जाती है और कॉलेज में बैठकर विवेक के कंधे पर अपना सर रखकर रोते हुए बोलती है, विवेक मैं बहुत परेशान हूँ। पर क्यों मीनाक्षी? घर में एक पैसा नहीं है, मैं अपने कॉलेज के असाइनमेंट कहाँ से सबमिट करवाऊंगी? ऊपर से ये औरत मेरा दिमाग खराब करती रहती है हमेशा। वैसे अगर तू बुरा ना माने तो तुझे एक आइडिया दूं, इससे तू पैसे भी कमा लेगी और अपनी माँ से दूर भी हो जाएगी। वो मेरी माँ नहीं है विवेक, और वो कैसे मुझसे दूर होगी? इस बारे में मैं तुमसे तुम्हारे घर आके बात करूंगा। विवेक की बात सुनकर अब मीनाक्षी घर चली जाती है और थोड़ी देर बाद विवेक भी वहाँ आता है, जहाँ दोनों आपस में बैठकर बात करते हैं। देख मीनाक्षी, तेरी माँ बहुत सुंदर है और वो इतनी सुंदर है कि कोई भी उन्हें अपना लेगा, और तू उनसे दूर भी जाना चाहती है, तो मेरी मान अपनी माँ का सौदा कर दे किसी के हाथों से। तेरे पास कुछ पैसे भी आ जाएंगे और तेरी सौतेली माँ से तुझे छुटकारा भी मिल जाएगा। लेकिन विवेक
ये गलत काम है। कुछ नहीं होगा मीनू। इस तरह अब मीनाक्षी विवेक की बात मान जाती है और अपनी माँ का सौदा कर देती है। जब ये बात नीतू को पता चलती है तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोते हुए अपनी बेटी मीनाक्षी से बोलती है, मैंने सुना था कि माँ भले ही कितनी भी गंदी क्यों ना हो, लेकिन बेटी अपनी सौतेली माँ को भी माँ बनाकर रखती है। लेकिन मैंने तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होने दी। तुमने हमेशा मुझसे बुरा बर्ताव किया, लेकिन मैंने कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा। लेकिन तुमने मेरी ममता का ये सिला दिया, तुमने मेरा सौदा कर दिया। देखो, मुझे परवाह नहीं है किसी भी चीज की, बस अब निकलो यहाँ से। मेरा कस्टमर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और याद रखना, अगर तुम नहीं गई ना तो मैं भी आत्महत्या कर लूंगी। अब क्या था, बेचारी ना चाहते हुए भी उस अनजान व्यक्ति के साथ चली जाती है और वो अजनबी आदमी उसकी इज्जत को शर्मसार कर देता है। और अगली सुबह वो कार में बैठकर घर आने लगती है। नीतू जब घर आती है तब वो देखती है कि मीनाक्षी को विवेक ब्लैकमेल कर रहा है। जैसे ही वो नीतू को देखता है वैसे ही वो वहाँ से चला जाता है और अपनी बेटी मीनाक्षी को ऐसे रोता हुआ देख नीतू मीनाक्षी से बोलती है, मीनाक्षी क्या हुआ? वो तुमसे क्या कह रहा था और तुम रो क्यों रही हो? माँ, उसने मुझे आपके खिलाफ हद से ज्यादा भड़का दिया और आपको इस राह पे भेजने वाला भी वही है माँ। अब वो मुझसे 20 लाख रुपए मांग रहा है और वो कहता है कि अगर मैंने उसको पैसे नहीं दिए तो वो कॉलेज में हर जगह बता देगा कि मैंने अपनी सौतेली माँ का सौदा किया है। माँ, आज जब मुझे ठोकर लगी है तब मुझे अकल आ रही है कि आप और पिताजी कितने सही थे और मैं कितनी गलत थी। हो सके तो मुझे माफ कर देना माँ, मैं आपको एक अच्छी औलाद का सुख नहीं दे पाई। नहीं मेरी बच्ची, अगर सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं हूँ ना, मैं तेरी मदद करूँगी। अब क्या था, नीतू पुलिस स्टेशन जाती है और सारी बात पुलिस को बता देती है, जिसके बाद पुलिस विवेक और उसकी गैंग को अरेस्ट कर लेती है। गुनाह मीनाक्षी ने भी किया था, इसीलिए सजा मीनाक्षी को मिली। मीनाक्षी को 2 साल की सजा मिली और जब वो वापस आई तब वो पूरी तरह से सुधरी हुई थी और अपनी माँ से बहुत प्यार भी करती थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।